अच्छा, ये ई वे बिल जनरेट कौन करेगा बच्चे? क्या सप्लायर जनरेट कर सकता है? कर सकता है। क्या रेसिपिएंट जनरेट कर सकता है? कर सकता है। सप्लायर भी ना करे, रेसिपिएंट भी ना करे, क्या ट्रांसपोर्टर कर सकता है? कर सकता है। पहली बात, कोई भी कर सकता है। आपको इसके अंदर दिखेगा, कभी पूछेगा तो पूछेगा पहले कंक्लूजन, इवन इफ यू आर अनरजिस्टर्ड, आप भी कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट आई है रिसेंटली कि एक अनरजिस्टर्ड बंदा भी होगा, उसको भी एक यूनिक आईडी दे दिया जाएगा। वो इन नोट्स में भी नहीं लिखी हुई, बट वो आ चुकी है, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे अपडेट कर लेंगे आपके दिमाग में एक चीज डालने के लिए, इवन इफ अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन जनरेट। सर क्यों, कैसे? आपके सामने अभी बात है, चांस की बात है। एक बात बताओ, ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाला बंदा रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड? अनरजिस्टर्ड। इंटरस्टेट 20 लाख के अंदर है, रजिस्टर्ड नहीं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इवन सच अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन जनरेट, बिकॉज सरकार को इतना इजी मीडियम बनाना है कि एटलीस्ट ट्रेडेबिलिटी के अंदर ये इश्यूज ना आ रहे हो कि अरे मैं तो कर ही नहीं सकता, अरे उससे कराना पड़ेगा। लेट्स मेक इट सो सिंपल दैट एनीवन कैन जनरेट ईवे। ठीक है बच्चे? लेकिन फिर भी जब ये ईवे बिल का कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो बोला क्या जाता था? तो इसको लिखा जाता है हु कॉज, अच्छा, ईवे बिल वो जनरेट करता है हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब जो भी बंदा पेमेंट कर रहा होगा ट्रांसपोर्टर को या कुछ है, तो ईवे बिल, मैं आपको अच्छी लैंग्वेज दिखाता हूँ। हाँ, ठीक है। कॉजेज मूवमेंट की लाइन कहीं आई, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, इफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड, आपको ना थोड़ा लैंग्वेज को भी पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। सप्लायर क्या है बच्चे? रजिस्टर्ड एंड अंडरटेक्स टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स। तो क्या बोला जाता है? मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज्ड बाय, इफ रेसिपिएंट अरेंज द ट्रांसपोर्ट, तो मूवमेंट वुड बी कॉज्ड बाय हिम, एंड बाय हिम व्हाट डू यू मीन? रेसिपिएंट। और ई वे बिल जनरेट कौन करता है? हूसोएवर कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। मैं लिख देता हूं, ई वे बिल इज generated by a person who causes the movement of, पहले यहां तक क्लियर है आपको? और कॉजेस तो आपको बाय चांस पेपर में आ जाए, डिस्कस प्रोविजन ऑन जनरेशन ऑफ ई वे बिल। So e-way bill is to be generated by a person who causes the movement of goods. If supplier is registered, he causes the movement of goods. If recipient arrange, he causes the movement of goods. आगे सुनिए, if goods are supplied by unregistered supplier to registered recipient, तो मूवमेंट किसने कॉज करी? रेसिपिएंट। क्योंकि ये, अब मैं बोल रहा हूं ना, हर लाइन अमेंड नहीं हो पाती। आप बोलोगे सर ये भी तो कर ही सकता था, तो अभी अभी आया ना, तो लाइनें वैसी चल रही। आप भी ऐसे लिख देना, if movement is, if goods are supplied by unregistered to registered, तो ई-वे बिल कौन जनरेट करेगा या who causes the movement of good? That is recipient। आगे सुनिएगा, ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड either by supplier or recipient, condition should be, हालांकि दिस इज नो मोर अ वैलिड पॉइंट, लेकिन अभी भी ऐसा ही लिखा हुआ है, तो मैं यहां खुद से नहीं लिख सकता भाई। ठीक है, मैं आपको समझाने को समझा सकता हूं कि आज के टाइम पे इवन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन जनरेट, बट अपने को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलेंगे कि ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड बाय सप्लायर रेसिपिएंट, बस कंडीशन क्या है? शुड बी रजिस्टर्ड। इफ बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर अनरजिस्टर्ड, ई-वे बिल इज मैंडेटरीली टू बी जनरेटेड बाय ट्रांसपोर्टर। और ये ट्रांसपोर्टर भी अनरजिस्टर्ड हुआ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेदर
रजिस्टर्ड और क्यों मालूम है? बिकॉज इफ ट्रांसपोर्टर इज अनरजिस्टर्ड इट हैज टू जनरेट ट्रांसिम, दैट इज ट्रांसपोर्ट आईडी होता है 15 डिजिट, और इसको तो ई वे बिल जनरेट कर रहा है। भाई देखो मैं अनरजिस्टर्ड, आप अनरजिस्टर्ड, पर भाई ट्रांसपोर्टर जो है सरकार ने बोला तू तो जनरेट करेगा, सर वो भी अनरजिस्टर्ड नहीं, जाके ई वे बिल की वेबसाइट पे जा, अपना एक आईडी जनरेट करो और ई वे बिल जनरेट। और आप अब मिडवे बोल सकते हैं कि सर जो अनरजिस्टर्ड वो तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट आपसे जनरली पूछ रहा हूँ, आप कस्टमर हो, ट्रक वाला आपको तंग करेगा या बोलेगा हम ही कर देंगे सर? खुद ही कर लेगा, आपको तंग करेगा या खुद ही करेगा? ही क्रिएट एन इंफ्रा कि मैं कस्टमर को बोलूँ सर आप बस इतना बताओ गुड्स उठाने कहाँ से, बाकी सिरदर्दी हमारी। मैं बोलूंगा सर हम आएंगे, आप ई वे बिल जनरेट, आप दूसरे को कॉल कर दोगे, तो हमें नहीं पता भाई ई वे बिल क्या होता है। तो इंफ्रा ट्रांसपोर्टर को अगर वो अच्छा ट्रांसपोर्टर है, ही हैज गुड नंबर ऑफ ट्रक्स, तो भाई वो करे ना जनरेट, मतलब। सर बताइए, क्लियर है बच्चे? ऑल क्लियर टिल है? ये दोबारा से वही है, हु कैन जनरेट द ई वे बिल, थ्योरेटिकल बात है। आइए इसको पढ़ते हैं एक बार, जो अंडरलाइन करूंगा ना सिर्फ वही पढ़ना। क्या बोल रहे हैं सर, ये ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? रजिस्टर्ड कंसाइनर और कंसाइनी। एक बार के लिए ना ब्रैकेट मत पढ़िएगा, अब आप वही पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ तो नहीं रहे ना? तो अब इस लाइन को पढ़ते हैं। ई वे बिल इज टू बी जनरेटेड बाय अ रजिस्टर्ड कंसाइनर और रजिस्टर्ड कंसाइनी और ट्रांसपोर्टर, ना नहीं, यानी कि ई वे बिल ये लोग जनरेट कर सकते पहली बात, where neither the consignor nor the consignee generate the e bill and the value of goods is more than 50,000, it shall be the responsibility of transporter to generate। क्लियर है जी? आप मुंबई में रहते हो, मैं गुड्स भेज रहा हूँ 5 लाख रुपए के, मैं रेलवे के पास पहुंच गया, मैंने कहा सामान ले लो, और मैंने कहा मैं भी अनरजिस्टर्ड वो भी अनरजिस्टर्ड, हो गया जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए नहीं बैठे हो। रेलवेज और एयर आपके लिए ई वे बिल जनरेट करके नहीं देंगे आपको। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? लाखों लोगों का सामान जाता है, मैं नहीं करके दे रहा आपको जनरेट। आईआरसीटीसी कहता है ई वे बिल है तो आना, नहीं है तो मत आना। समझ रहे हो? तो बेसिकली ट्रक वाला तो आपकी बात मान जाएगा, आप रेलवे का गुड, आप यहाँ से करोड़ों का सामान हो, 5 लाख का सामान हो, आप वहां जाके खड़े हो गए, वो जहां पे एंट्री होनी है आपकी, वो ई वे बिल मांगेगा आपसे। आपका ई वे बिल नहीं है, आप कहोगे बना दो, बोले वापस चले जाओ, ये काम नहीं है। ठीक है बच्चे? तो इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग डन इन हिज ओन, भाई अगर मेरी ही गाड़ी है तो मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है? हायर्ड कन्वेंस एक बार के लिए कर छोड़ दीजिएगा, और बाय रेलवेज और बाय एयर और बाय वेसल, ये आपको आगे भी क्लैरिटी से दिख जाएगा। रेलवे, एयर, वेसल इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट हो रहे हैं, आप आओगे तो ई वे बिल लेकर आना, वरना मत आना। ट्रक वाला आपसे जुड़ा हुआ है, बाय रोड ट्रैवल होता है, वो कर देगा आपके लिए, ये तीन नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे? और जो ट्रांसपोर्टर लिखा था क्या है? इफ द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय, इसका मतलब ये निकलता है कि ट्रांसपोर्टर किस केस में कर रहा है, सिर्फ इफ इट इज बाय एयर में लिखा हुआ। ठीक है बच्चे, ये बहुत डिटेल्ड बातें आने के चांसेस कम होते हैं, बट ये सारी बातें जब आप खुद से भी रीड कर रहे होगे तो इतनी क्लैरिटी रहनी चाहिए लाइफ में। कहिए ऑल क्लियर टिल है? बहुत अच्छी बात है। क्या आपको बिल टू शिप टू पता है? अभी तक हमने कभी भी एक बात का डिस्कस नहीं करा, एक बात बताओ,
मैं आपको एक चीज भेजता हूं, मान लो आप कालका जी में हो, चलो मैं एक एग्जांपल ऐसे बनाता हूं। ए जो है वो दिल्ली का है, और वो किसको सामान बेच रहा है? यूपी वाले। कैन आई से दिस इज सप्लाई नंबर 1? कालका जी से सामान जाना है, यूपी में जाना है। बी क्यों खरीद रहा है? उसने भी तो बेचना ही होगा किसी को। और चांस की बात ऐसी है बेटे कि बी जिसको बेच रहा है ना, वो इंसान है सी, और वो इंसान दिल्ली का है। दिस इज सप्लाई नंबर 2। एक सप्लाई हो रही है बिटवीन ए टू बी। भाई मैं तो बी को जानता हूँ, बी को बेचना है, यूपी वाले का एड्रेस भी है, सब कुछ है भाई। और मुझे क्या पता बी किसको बेचेगा जिंदगी में, बी ने किसको बेचना है। पर बी को तो पता है ना कि वो ए से खरीद रहा है और सी को दे रहा है। तो क्या बी मुझे ये कह सकता है कि भैया आप जो ट्रक है ना, वो यहीं से यहीं भेज दो ना? अगर यानी कि ए ने क्या करा, ए ने बिल तो इसको करा, पर शिप किसको करा? शिप टू का मतलब भेजा इसको। या नहीं तो आप बता दो, क्या ये लॉजिक है? दिल्ली से ट्रक जाएगा यूपी, यूपी पहुंचेगा, मैं उससे बोलूंगा सुन अब तेरे को दोबारा दिल्ली जाना है, जहां से तू आया था उसके साथ वाले ही बिल्डिंग के अंदर घुस जाना। ये क्या चल रहा है? मेक्स नो सेंस। लेकिन क्या ऐसी ट्रांजैक्शंस होती होंगी? नहीं होती, बिल्कुल होती। तो सवाल ये है, क्या बिल टू शिप टू में ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? तो मुद्दे की बात ये आती है, आपको याद करने की चीज है, ई वे बिल जो है वो या तो ए जनरेट करेगा या तो बी जनरेट, सी नहीं करेगा। हालांकि करने को ये भी फ्लेक्सिबिलिटी होगा, पर जो लिखा होगा मैं वही बोल सकता हूँ। अब बोलो सर ट्रक वाला नहीं करेगा, कर सकता हूँ, लेकिन पेपर में अगर आए जो लिखा हुआ वो यही है, ये इधर ए और। क्लियर है बच्चे? अगर आपको ये बात क्लियर है तो यहाँ पर यही चल रहा है। पेपर में इस केस में ट्रांसपोर्टर और ट्रांसपोर्टर लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और बायर भी नहीं कर। हाँ, और ई वे बिल कितने लगेंगे? ओनली वन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। हाँ जी, बिल्कुल। गुड्स जा रहे हैं। और तो इस हम्म, केस में रेसिपिएंट कौन हुआ, बी या सी? दो दो बिल सेल्स है तो मैडम, बी को चलो गया। बहुत अच्छी बात करी आपने। दो सेल हो रही है ये, ही इज सप्लायर एंड ही इज रेसिपिएंट फॉर वन बिल, और बिल तो अलग बनते हैं। फिर दूसरी सेल में ही इज सप्लायर, ही इज रेसिपिएंट। क्योंकि ये जो बी वाला बंदा है वो दिल्ली से लेके दिल्ली में ही बेच रहा है, दिल्ली से खरीद रहा है ए को और बेच रहा है सी को, कैसे मंगवाया उसने और सी को बेचा। सो देयर आर टू यहाँ पर ट्रांजैक्शंस मतलब क्या हुआ, एंड दैट्स तो कॉल्ड बिल यहाँ टू पर शिप दो टू। रेसिपिएंट है, हाँ जी। यहाँ पर दो रेसिपिएंट है, यहाँ पर रेसिपिएंट दो हैं, तो लेकिन जो मैडम तो सी वाला ट्रांजैक्शन भी तो दो रेसिपिएंट है है ना। वो जनरेट नहीं कर सकता। हाँ, हाँ, रेसिपिएंट दो हैं, पर सी जनरेट नहीं कर सकता है सी ना। जनरेट नहीं कर सकता। और यही बात आपकी यहाँ लिखी हुई है। आप एक बार देखिए जरा, मैंने सप्लाई 1 सप्लाई 2 ऐसे करके लिखा है कि आपको समझ आ रहा है। सबसे पहले अखिल ने किसको बेचा? बंटी को। और बंटी ने किसको बेचा? छोटू। ओ माय गॉड, क्या छोटू तो छोटू है बेटे, ई वे बिल जनरेट करेगा? ट्रक अखिल से छोटू के पास आ रहा है, तो छोटू बिल जनरेट ई वे बिल नहीं करेगा, या तो अखिल कर ले या बंटी कर ले, और एक ई वे बिल जनरेट होगा, आराम से देख लीजिए। हमने पहली बात की सबसे बड़ी क्या हुआ, बंटी ने क्या करा? मंजी ने बात करी अपनी तुम इस एड्रेस पे डिलीवर करना दिल्ली में। कहीं ऑल क्लियर है? ये बात है ना, छोटी छोटी होती है, लेकिन ये पेपर वाले दिन सारी चीजें, हाँ, लग रहा है एकदम से कनेक्ट करना वो हो जाता है। अभी आप पढ़ रहे हो यही है, आप जब पेपर देखोगे तो यही होगा, लेकिन यहां तक आपका ब्रेन पहुंचा नहीं रहा होगा। समझ रहे? कुछ क्या बनेगा कि बिल कौन जनरेट करेगा?
कुछ कुछ, अब ऐसे कोई बड़े क्वेश्चन में बन सकते हैं वो चीज। अच्छा, अब मैं ई वे बिल, अब आपको काफी पता लग गया, आपको पता है सप्लायर कर लेगा सर, नहीं तो रेसिपिएंट कर लेगा, रजिस्टर्ड है तो भी हो जाता है, अनरजिस्टर्ड भी हो ही जाता है, और दोनों नहीं कर रहे तो ट्रांसपोर्टर तो कर ही देगा। लेकिन एयर वेसल और रेलवेज वो कहते हैं हम नहीं करेंगे भाई, ये वैसे यही है ना, शिप वगैरह शिप होती। आइए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ई वे बिल का फॉर्म क्या है? GST EWB 01। It has two parts, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी। पहले पार्ट नंबर ए भरा जाता है, इट इज टू बी फर्निश्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। However, information in part A can be furnished by transporter if so authorized, or by the e-commerce operator या courier agency if authorized, where goods are supplied through them। अगर आप जैसे पॉटर और इसमें भी लाखों करोड़ों का सामान बेच रहे हो तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले कर लें, क्योंकि आप समझो उनको तो धंधा पकड़ना है ना। आप समझ पा रहे हो, लॉजिकली सोचो, डू यू थिंक आपको पॉटर बोले वी विल नॉट जनरेट ई वे बिल, आप यूज करेंगे पॉटर को? समझ रहे हो? तो बेसिकली पार्ट नंबर ए जो है, वैसे तो आप रजिस्टर्ड हो खुद ही कर लो, हु इज कॉजिंग द मूवमेंट, नहीं तो ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है और ई कॉमर्स ऑपरेटर। पहले पार्ट ए में डिटेल क्या चाहिए, आप सोच के देखिए। आप सब यूपी से हो, मैं दिल्ली से हूं, मैं आपको सामान बेच रहा हूं। पार्ट ए में मैं बताऊंगा मेरी आइडेंटिटी, सप्लायर, सप्लायर जीएसटी आई है, रेसिपिएंट का एड्रेस, अगर आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी आई है, कितने यूनिट्स, कितने रुपए पे, क्या जीएसटी रेट, सारी बातें जो मैं आपको बेच रहा हूं, कितना आपको डिस्काउंट दिया, कितनी जीएसटी लायबिलिटी, सब कुछ दूं। किसके अंदर? पार्ट ए के। क्यों? भेजने से पहले आपको पता नहीं है क्या कि आप किसको भेज रहे हो? भेजने से पहले आपको पता नहीं है कितने यूनिट्स भेज रहे हो, कितने में बेच रहे हो, क्या जीएसटी है, सारा डालिए। किसमें? पार्ट ए में। तो पार्ट ए में क्या क्या जाएगा? GSTIN ऑफ सप्लायर, GSTIN ऑफ रेसिपिएंट, डॉक्यूमेंट, हाँ, वैल्यू ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट के अंदर आप कह सकते हैं इनवॉइस जा रहा होगा। अभी आप छोटे बच्चे हो सर, अगर हमने बेचा नहीं और मूवमेंट है तो एक बेटे बिल ऑफ सप्लाई होता है, एक डिलीवरी चालान भी होता है। आप अभी इनवॉइस चैप्टर पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है ना कि मैं आपको बेच रहा हूं, मूवमेंट तो किसी भी कारण हो सकती है। ऐसे बिल ऑफ सप्लाई होता है, डिलीवरी चालान होता है, ऐसे कई डॉक्यूमेंट होते हैं जो मूवमेंट को एविडेंस करे, तो वो डॉक्यूमेंट लगेगा। इतना डिटेल जाने की नहीं होती पर बताना जिम्मेवारी। वैल्यू ऑफ गुड्स, HSN, कोडिंग, गुड्स का कोड, रीजन ऑफ ट्रांसफर, ये सारी बातें पार्ट ए की हैं जी। तो ये आप ध्यान रखिएगा पार्ट ए का। जब आप पार्ट ए जमा कर देंगे, सर ट्रक की डिटेल, ट्रक की डिटेल क्यों नहीं है? आप सोच के देखिए, आप जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजेंगे, क्या आपको पता है कि ट्रक ड्राइवर का नाम क्या है? मेरे को अभी नहीं पता, मेरे को ये पता मैं आपको सामान बेच रहा हूं, मैं बेच रहा हूं, मैं क्या गुड्स बेच रहा हूं मुझे पता हो, मेरे कंट्रोल में। बट वो गुड्स आप तक जब जाएंगे तो मैं तो ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर करूंगा। अब वो कौन सा ट्रक लाएगा, उस ट्रक का नंबर क्या होगा, वो ड्राइवर कौन है, वो पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी, मुझे क्या पता भाई। वो सारी बातें पार्ट बी में भरी जाएंगी। और आप सोचिए क्या ट्रक वाला इधर आएगा तो सीधा ही चला जाएगा? हो सकता है वो अपने डिपो में लेके जाए, बड़े वाले ट्रक में डाले, उसका भी एक, यार जो अमेजोन से सामान आता है, क्या एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, पहले यहां जाना है फिर यहां जाना? आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आप ही का सामान सीधा वहां जाएगा? ठीक है, तो ये गुड्स अल्टीमेटली जब मूव करेंगे ये कौन से ट्रक में होगा, ये तो ट्रांसपोर्टर की जानकारी में ज्यादा रहना चाहिए। और वो जब इसको लोड करे, हो सकता है 2 दिन बाद निकलने हो डिपो से, मेरे यहां से आज ले गए, मैंने बोला भैया कब तक जाएगा, कह रहे सर कि 1 दिन अभी गाजियाबाद में रहेगा गुड्स, उसके बाद वहां से ट्रक जाएगा सर, क्योंकि आपके साथ साथ और भी 2 करोड़ का और भी सामान है, 10 करोड़ का। ठीक है, तो बेसिकली पार्ट बी इज प्रेफरेबल। इफ इट इज वेरी सिंपल आप भर सकते हैं, बट पार्ट बी इज टू बी फर्निश्ड बाय पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। पार्ट ए जब भरते हैं तो एक टेम्पररी नंबर जनरेट होता है, उस टेम्पररी नंबर को आप यूज करते हैं टू फाइल पार्ट बी। और जब आप पार्ट ए और पार्ट बी भर देते हैं तो आपका ई वे बिल जनरेट होगा।
एक नंबर जनरेट कई हिसाब से। क्लियर है? बहुत सारे सवाल आएंगे सर, एक ट्रक गिर गया, गुड्स मूव हो रहे हैं, आई मीन मूव होने का मतलब नया ट्रक में जा रहे हैं, कितने दिन में गुड्स को पहुंचाना है, बहुत सारी बातें आने वाली हैं। पर आपको एक सीक्वेंस समझ आया अगर आपको यहां तक क्लियर है? अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा रेलवेज वालों का और इनका। आप यहां से सामान लेके गए, रेलवेज वालों के पास गए, आपने कहा ये गुड्स जाने, उसने कहा ये कहाँ तक जाने, आपने बोला कोलकाता जाने, आपके पास ई-वे बिल नहीं है, वो आपको वापस नहीं भेजेगा, वो रख लेगा गुड्स, वो लोड कर देगा और आपको एक वे बिल दे देगा कि मैंने आपका सामान ले लिया। आईआरसीटीसी में तो कोई डॉक्यूमेंट देगा, बाइक जा रही है, गाड़ी जा रही है, घर का सारा सामान जा रहा है, ठीक है, एक वे बिल देगा। अब वो गुड्स जो बंदा छुड़ाने आएगा ना, पहुंचेगा स्टेशन पे, अब नहीं छूटेंगे अनलेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ ई-वे, और वो ई-वे बिल आप चाहिए। यानी कि ध्यान से सुनिए, मैं कोई चीज बोल रहा हूं, मेरा एक पर्पस है, मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक गुड्स जो बिफोर मूवमेंट ही ई-वे बिल जनरेट होता था, मूवमेंट कैन कमेंस ओनली आफ्टर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, बट इन केस ऑफ रेलवेज, एयर और शिप, हो सकता है goods can move but it can be released only on production of event। ठीक है ना? आप भी लैंग्वेज पढ़ेंगे, बिफोर कॉजिंग मूवमेंट आपको ई-वे करना है, लेकिन रेलवे वाला क्या करे, चल ठीक है सामान डालूंगा, ट्रैवल भी हो जाएगा, लेकिन मैं गुड छुड़ाने के लिए ई-वे लेकर आ जाऊं। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? पेनल्टी क्या, आपका लाखों का सामान रख लिया उधर, आपको क्या ढूंढूंगा, सामान ही नहीं दे रहा आपको मैं, समझ रहे हो? अच्छा ये दो लाइनें पढ़ना एक बार बच्चे। वही है ना, काफी बात देखा मैं तो, वो ऑप्शनल है। क्लियर है? नीचे वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ से सर हमने दिल्ली से ना सामान जाना है बहुत दूर, कोलकाता जाना है, तो मैंने ट्रांसपोर्टर को फोन करा, ट्रांसपोर्टर इधर आएगा, पार्ट ए मैंने भरा होना चाहिए, हाँ भाई सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट, उन्हें गुड्स डाले, मैंने कहा भाई पार्ट बी तो भर दे, कह रहे सर हमें भी पता ही नहीं है, हम तो इसको अभी अपने ऑफिस ले जा रहे हैं जहाँ पे हजारों ट्रक हैं, अब किधर जाएगा, वो तो कैटेगरी वहां जाके होगी। मैंने कहा ये वाला ट्रक, कह रहे ये तो 30 किलोमीटर के लिए आया हुआ है, आप अभी बोलो इसको आगे ले जाता हूँ और सामान लेके, मैंने तो मेन अपने ऑफिस में जाना है, आईटीओ पर है, वट एवर, मुझे क्या पता ट्रांसपोर्टर के ट्रक कहाँ खड़े हुए हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्या, जब यहां से फ्रॉम द प्लेस ऑफ कंसाइनर, आई एम कंसाइनर, और मैं आपको भेजूंगा कोलकाता में, यू आर कंसाइनिंग, आप तक भेजने के लिए क्या कह सकता हूँ, मेरे गुड्स यहां से थोड़ा 25-30 किलोमीटर हो सकता है कोई डिपो में जा रहे हो, तो क्या वो वाले ट्रक का भी ई-वे होगा? सरकार ने बोला नहीं, कोई सरकार ने बोला इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट, स्टेट बाहर नहीं जा सकता मैंने ई-वे, इन केस ऑफ intrastate movement of goods up to 50 kilometer from the place of business of consigner to the place of business of transporter for further transportation। तो ई-वे बिल पार्ट बी का आपका भी जनरेट नहीं भी हुआ, पार्ट ए है जा सकता, या फिर फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फाइनली टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनी। अब वेस्ट बंगाल पहुंच गया, कोलकाता पहुंच गया, आपका एड्रेस कोलकाता में कुछ होगा, वहां पे भी उनका डिपो होगा, तो भाई वहां तक डिपो तक पहुंच गया ना, उससे आगे 25 किलोमीटर कोई भी ट्रक में जा रहा है, पार्ट भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। कोलकाता में पहुंच गए, ठीक है, कोलकाता में सीधा वो ट्रक आपके घर आएगा या पहले डिपो जाएगा, वोट एवर जो भी उनका बोलते होंगे, डिपो इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, जनरली बस हम कनेक्ट कर रहे हैं उससे, ठीक है, जहां पे फ्लीट ऑफ ट्रक्स खड़े होते हैं, पहले वहां पहुंच के हमारी रिपोर्टिंग होगी पहुंच गए जी, समझ रहे हो, ट्रक वाले मालिक को भी तो बताना है पहुंच गया हूं मैं 6 दिन में, 5 दिन में। फिर क्या इतना बड़ा ट्रक लेके जाएंगे, या अगर थोड़ा सा सामान छोटे वाले टेम्पो में भेज दिया, छोटे वाले टेम्पो भेज दिया, तो क्या वो छोटा टेम्पो वहीं से चला उसके ऑफिस से रेसिपिएंट के यहाँ तक? अगर वो इंट्रा स्टेट है
अब टू 50 किलोमीटर है तो कोई जरूरत नहीं है उस ट्रक की ई वे बिल, सिर्फ इतने से ज्यादा है 50 से ज्यादा तो करना पड़ेगा, और अगर 50 के अंदर है और स्टेट पार हो रही है तो करना पड़ेगा। पेपर में आ जाएगा ये, दिल्ली से गुड़गांव भेज रहे हो आप, करना करना पड़ेगा। करना पड़ेगा आपको, स्टेट अलग हो रही है। वैल्यू रिलेवेंट है हम्म इसमें तो, जो इंट्रा स्टेट में तो वैल्यू रिलेवेंट है। नहीं, अब आप क्या बोल दिया अब आपने, वैल्यू में कितने की सीखी, 50 में, अब हम तो नहीं, अगर 20,000 है 30,000 है तो नहीं करना। इंट्रा स्टेट कम ऑन ब्रो, किसी भी मूवमेंट में, मैंने ऊपर कोई मूवमेंट में इंटर इंटर करा था, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने, समझ रहे? क्या एक ट्रक से दूसरे ट्रक में गुड्स लोड हो सकता है और फर्दर आगे की जर्नी कर सकते हैं, ठीक है, तब ये पढ़िए। सिंपल बात ये है तो अपडेट करना कि जब वो ट्रक से हटेगा, पार्ट भी अपडेट करो ना, पार्ट है तो वही है ना, ठीक है ना, पार्ट भी अपडेट कर दो बस। कही क्लियर है बच्चे? कंसोलिडेशन पर आऊंगा मैं। अभी एक वैलिडिटी वाला अच्छा है, इस बार पेपर में इससे क्वेश्चन आया, सीए वाले बच्चों का तो आया है, 1 नंबर का। पहली बात, इस लाइन को पढ़ लीजिए, थ्योरेटिकल बातें बेटे, मैं तो आपको जो स्क्रीनिंग करा रहा हूं। कैंसिलेशन ऑफ ईवेबल, ओहो जनरेट हो गया, कैंसिल करना है, कितने टाइम में कर सकते हैं? 24 घंटे। सामान गया नहीं या फिर तो अगर मान लो, अगर जैसे मूवमेंट हो ही नहीं रही और 24 घंटे निकल गए हैं तो पड़े रहने दो ईवेबल को, मतलब अपने आप ही इनवैलिड हो जाएगा। बट इफ यू वांट, आपसे गलती से कोई एड्रेस की डिटेल है, अच्छा क्या मैं जो मेरा ई वे बिल है उसको मॉडिफाई एडिट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। देखो पार्ट भी तो अपडेट हो जाता है, बट पार्ट ए है जैसे, तो क्या वो एडिट हो जाता है? नहीं हो सकता। इट कैन ईदर बी कैंसल्ड। आप नया जनरेट करिए, आपने जनरेट करा ई वे बिल, ट्रांसपोर्टर में डाल दिया, सब डाल दिया आपने, आपसे कोई मिस्टेक हो गई, क्या आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप दोबारा से नया ई वे बिल जनरेट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा ये वाली लाइन आ जाएगी, कैन नॉट बी कैंसल्ड। अच्छा इसका बताओगे, ये अपने आप ही समझ आ सकता है। आपका ट्रक चल रहा था, सामने पुलिस वालों ने रोका, आपने फर्दर कैंसिल कर दिया, आपने कहा नई डिटेल डाल देता हूँ फटाफट जो इसमें है। 5 करोड़ का सामान था, 5 लाख लिखा था आपने, ठीक है, तो रास्ते में रोका, आपने कैंसिल कर दिया और कह रहे हो मैं नया डाल रहा हूँ, ऐसा थोड़ा ना होता। तो बेसिकली ई वे बिल कैन नॉट बी कैंसल्ड, रादर एक और एग्जांपल बना देता हूँ, इफ इट हैज बीन वेरीफाइड। इंट्रा यू आर सेइंग कि आपका, हाँ जी, ठीक है, तो जब वो ट्रांजिट में ट्रांजिट में यहाँ चेकिंग हो गई, ट्रक रुक गया, चेकिंग हो गई, अब ट्रक दोबारा चलना स्टार्ट हुआ, अब कैंसिल कर दोगे? ऐसा थोड़ा होता है भाई, समझ रहे हो? वेरीफाई हो गया, चेक हो गया, आप कैंसिल कर रहे हो अब तो बस, ठीक है ना? तो अगर वो चीज हो गया तो कैंसिल नहीं कर सकते। हम्म मुद्दे की बात ये है, आप जो ईवी बिल जनरेट करते हैं, क्या अब आप 6 महीने तक उन गुड्स को पहुंचा सकते हैं? ऐसा होता है? टाइम ईवी बिल की वैलिडिटी है जी, ठीक है। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक सिंपल लेते हैं पहले, ठीक है, जनरली गुड्स कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? ट्रक से, बाय रोड ट्रक। मेरे को यहां से कोलकाता भेजना है, आपको पता है कोलकाता कितने किलोमीटर? कोलकाता 1500 नहीं नहीं 400 समथिंग। कम ऑन मैन, 400 चंडीगढ़ के साथ है क्या कोलकाता? 400 तो 1400 किलोमीटर है। हम्म ठीक है ना, दूर है बच्चे, ऐसा नहीं है कि सब चीजें पास पास ही। 400 किलोमीटर से ज्यादा लगने को लगाया हाँ अच्छा अच्छा। दिन था वो आपने 1400 किलोमीटर ट्रक में कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से? 3 दिन। 1400 3 दिन मतलब आप 500 किलोमीटर, मेरे तो 500 चल जाता है ना, 3 दिन भी हो सकता है, 500 किलोमीटर तो चली जाता है वैसे, लेकिन ट्रक है बेटी, गाड़ी तो देखो
वो बात तो सही है, बट स्टिल हाँ मतलब उनका आर्स ज्यादा होता है। और निशा जी अगर एक्टिवा पे जा रहे हो आप तो 2 दिन में पहुंच जाओगे। 4-5 दिन एक्टिवा पे। अच्छा उस पे ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ से कोलकाता भेजना है एंड लेट्स सपोज टोटल किलोमीटर 1400, तो सरकार बोल रही है कि 200 किलोमीटर का एक दिन है जी वैलिडिटी। तो अगर मैं जो गुड्स भेज रहा हूं वो 1400 किलोमीटर है, तो क्या बोल रहा है अप टू 2 किलोमीटर, सॉरी 200 किलोमीटर इट इज 1 डे। चलो पहले अप टू 200 कोई जगह ऐसी बताओगे, अप टू 200 किलोमीटर। आप बच्चों ने नीम राना देखा? द्वारका इज ऑल्सो नियर, हाँ कह सकते हो, पर मानेसर, ठीक है मानेसर कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? अरे वो जो फार्म्स बने हुए हैं वही बता दो, प्रतापगढ़ फार्म्स। 100 किलोमीटर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली 100 किलोमीटर। जैसे वो जो फार्म्स नहीं बने हुए जो पूरा एक्टिविटी एरियाज है, उधर लेके गए थे आपको, भूल गए बेटे आप? गाजियाबाद ले लो। ठीक है तो बनाएंगे प्लान बिल्कुल। ठीक है अप्रैल में प्लान बनेगा, एक बार चलेंगे। ठीक है तो आप मुझे बताइए, अगर यहाँ से 100 किलोमीटर, मानेसर कहने से 100 किलोमीटर, यहाँ से ट्रक जा रहा है इधर से फ्रॉम दिस प्लेस टू मानेसर, तो कितने दिन में वो जो ई वे बिल मैं जनरेट करूंगा, ठीक है आज ही मैंने जनरेट करा, ठीक है तो आप मुझे बताइए उसकी वैलिडिटी कितनी है ई वे बिल की? बिकॉज इफ द डिस्टेंस इज अप टू 200 किलोमीटर्स इट इज 1 डे। अब सवाल ये है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी टाइम बताइए मुझे। आज डेट क्या है बच्चे? 14 जनवरी 26, 2:53। अभी ई वे बिल जनरेट हो गया है। वैलिडिटी क्योंकि सॉफ्ट ई वे बिल जनरेट हो मतलब मैंने लोकेशन ये डाल दी, वो भी डाल दिया, पार्ट बी भी जनरेट हो गया होगा, तो कितनी वैलिडिटी है? 1 दिन। इसका मतलब कितने बजे तक, कल या क्या? तो आप ध्यान से सुनिए, 14 तारीख नहीं ली जाती। जिस भी दिन आप ई वे बिल जनरेट करते हैं वो दिन काउंट नहीं होता। तो इसका मतलब 1 डे क्या हुआ, वो 15 जनवरी रात के 12:59 वॉट एवर, मिडनाइट टिल 12 टुमारो। 11 क्यों होगा? 11 क्या कह रहे हो? आपके कहने से होगा सिर्फ। अब आ रही है जी? हाँ जी सर आ रही। बस एक सेकंड बच्चे। ए भैया, क्या आप बच्चों को वैलिडिटी समझ आई? अभी और डिटेल्ड आएगी बात, इसी के ऊपर ही क्वेश्चन आया था और बच्चों ने गलत कर दिया। अभी आपको लग रहा होगा कितना इजी, ठीक है एंड इट इज, हाँ वैसे तो ये इजी पॉइंट ही है, पर उस दिन गड़बड़ी हो जाती है, मतलब समझ रहे हो वो चीज है। मुद्दे की बात ये है, हाँ मतलब सब बच्चों ने नहीं, कुछ कुछ बच्चों ने। सर अप टू 200 किलोमीटर कितने दिन? ओहो, फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर आफ्टर, यानी कि फर्दर अगर 200 या उसका पार्ट, तो 1 एडिशनल डे। हाँ और मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अब आप मुझे वैलिडिटी बताइए। गुड्स आर गोइंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, डिस्टेंस इज 1508 किलोमीटर्स। ई वे बिल आज जनरेट हुआ है, आज है 14 जनवरी 26, 3 बजे ई वे बिल जनरेट हुआ। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल?
दो सौ करके 7 बार तो हो ही रहा है, 1400, और कितना रह गया 108। तो ऑन अगर पार्ट में भी होता है तो पूरा दिन मिल गया। सो टोटल हाउ मेनी डेज, 8 डेज। अब 8 डेज कैसे काउंट होंगे, 15 से, यानी कि 15 की रात, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, रात को 11:59 59 सेकेंड, मिडनाइट 12। क्या आपको समझ आया? जरा ये वाला जो ये एग्जांपल है, पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या है कि पार्ट 200 केयर ऑफ, किलोमीटर के बाद अगर एग्जैक्टली, मतलब हमेशा ये तो नहीं हो सकता ना कि 200 के मल्टीपल पे ही हो। अगर 201 होगा तो एक दिन या 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन भाई, 201 दिन, 201 किलोमीटर, 201 किलोमीटर, ई वे बिल की वैलिडिटी 2 दिन होगी। ये वाला देखिए जरा, सप्लायर, रेसिपिएंट, लोकेशन, जनरेशन, ये मिडनाइट 19 अगस्त आ रहा है आपका। गलत लिखा होगा, अपडेट कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। हाँ हाँ, कितने दिन आ रहे हैं बच्चे, 6 डेज, 6 आएंगे ना, 6 डेज। जनरेट कब हुआ, 11, तो 11 तो लूंगा नहीं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, सो इट इज 17 अगस्त। रादर में ये सब करने की जगह किलोमीटर बढ़ा दूं, मतलब 8 दिन करने के लिए मुझे, छोड़ो यार, वही कर देते हैं, क्या दिमाग लगा रहा हूं। ठीक है, क्या है, क्या डेट आ रही थी, 17 क्लियर। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सर ब्रैकेट के अंदर की चीज तो बताई नहीं आपने, इन केस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मोडल शिपमेंट इन विच द लास्ट 1 लाख इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। 1 लाख मतलब ट्रांसपोर्ट का 1 पार्ट, ठीक है। 1 लाख इन शिप का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक पैर ही चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, क्या आपने वो फैंसी ट्रक्स देखे हैं जो धीरे धीरे चल रहे, बहुत लंबे ट्रक्स, जो सेपरेट, वो जैसे मेट्रो का इतना बड़ा बड़ा वो स्ट्रक्चर लेने के लिए, वो नॉर्मल ट्रक थोड़ा ना होते, वैसे तेज भाग रहे होते हैं, नहीं, तो वो थोड़ा ना पहुंच पाएंगे 200 किलोमीटर एक दिन में, नहीं कर पाते। यानी कि उन उन ट्रक्स को क्या बोला जाता है, ओवर डायमेंशनल कार। और आप इतना ही समझ लीजिए, सीधी सी बात है, एक होता है नॉर्मल ट्रक, एक होता है ओवर डायमेंशनल कार्गो। या फिर उसको क्या बोला जाता है, मल्टी मोडल शिपमेंट। क्या होता है कि गुड्स अगर पहुंचने के लिए ना 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले रहा है, जिसमें से एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चे, शिप का, क्योंकि शिप पे टाइम लग जाता है। शिप बहुत ही धीरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, शिप ऐसे तेज नहीं भागता। या सोचो प्लेन जितनी तेज चल रहा हो उतनी तेज शिप समुद्र में चलता हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मुद्दे की बात ये है, आप इतना बस सोचिए, ट्रक एक आपने नॉर्मल देखे और एक आपने ओवर डायमेंशनल कार्गो देखे, जो बहुत बड़े ट्रक्स होते हैं, उनकी 20 किलोमीटर है एक दिन का। हाँ, एग्जाम्पल दिया है उसमें क्या कहते हैं 200 करके हो रहा है 7 दिन, लेकिन जो 28 किलोमीटर उसके लिए आपने बताया था कि एक एक्स्ट्रा हो गई तो 6 दिन कर तो दिए, 5 दिन हो रहे थे, 200 के लिए, 28 के लिए एक दिन और ऐड कर। तो ये ओवर डायमेंशनल के लिए कितना है बच्चे, 20 किलोमीटर। और